नमस्कार बच्चों। प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित वीडियोस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। आज हम अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक मनु के परराष्ट्र सिद्धांत और संबंधों के साथ। मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है वरन उसने उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मनु ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये सिद्धांत हैं मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति। मनु द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति आज भी किसी देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। मंडल सिद्धांत मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा होता है। विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि राज्य होगा, अर्थात शत्रु राज्य। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरि मित्र होता है। कहने का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र और उससे आगे का अरि मित्र। इस प्रकार से यह क्रम चलता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पार्ष्णिग्रह और पार्ष्णिग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांता अर्थात शत्रु का शत्रु अर्थात पीठ का मित्र। इससे आगे के 2 राज्य पार्ष्णिग्रह सार और आक्रांता सार हैं। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पार्ष्णिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांता पार्ष्णिग्रह का पड़ोसी होने के कारण पार्ष्णिग्रह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य हैं मध्यम तथा उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से ही लगा हुआ होता है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हों या शत्रु हों, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों ही राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ होता है। यह बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह इनकी सहायता कर सकता है, नहीं मिले होने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका है। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। राज्य मंडल में संतुलन को आघात पहुंचने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः राजा को ऐसी नीति और योजना अपनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं वह उसके साथ मैत्री संबंधों को बनाए रखें और सुदृढ़ करें।
मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके शत्रु होते हैं उन राज्यों को कमजोर करे और शत्रु राज्यों को इस प्रकार से नियंत्रित करे कि वे शत्रु के रूप में सक्रिय होने का साहस ना कर सके। षाड्गुण्य नीति। षाड्गुण्य का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। इस नीति के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। षाड्गुण्य नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह परिस्थितियों पर विवेक पूर्वक विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ संबंधों में इन 6 स्थितियों में से अलग अलग विकल्पों का चयन करें। षाड्गुण्य नीति के 6 लक्षण या 6 स्थितियां इस प्रकार हैं। संधि। यदि राजा को यह संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री अवश्य कर लेनी चाहिए। इस मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने संधि के 2 प्रकार बतलाए हैं। समान कर्मा संधि अर्थात समान शक्तियों के बीच संधि, असमान कर्मा संधि अर्थात असमान शक्तियों के बीच संधि, विग्रह अर्थात युद्ध। विग्रह का अर्थ यहाँ युद्ध से है। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हो। मनु स्मृति में विग्रह के 2 भेद बतलाए गए हैं। शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए तो यह विग्रह का प्रथम रूप है। विग्रह का दूसरा रूप वह है जिसमें मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह को अपनाया जाता है। यान का अर्थ वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यान की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे तथा उसे यह विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में है। मनु ने यान के 2 भेद बतलाए हैं। जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राज्य अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है तो यह यान का प्रथम रूप है। लेकिन जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ ना हो, वह मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे तो यह यान का दूसरा रूप है। आसन एवं मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता और उपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन है। आसन अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। आसन को अपनाने का उद्देश्य शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना है। मनु ने आसन के 2 रूप बताए हैं। प्रथम सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर अपनाया गया आसन, द्वितीय मित्र के अनुरोध पर अपनाया गया आसन भाव। द्वेदी भाव की व्याख्या मनु ने कौटिल्य से भिन्न रूप में की है। मनु के अनुसार द्वेदी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है। मनु का राजा को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे तथा शेष सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से अपनी शक्ति का संचय करे। संशय का अर्थ बलवान का आश्रय लिए जाने से है। यदि राजा द्वेदी भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा नहीं कर पाता तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए, पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय वह लेने जा रहे हैं वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा ना मिले तो सबल शत्रु का ही आश्रय लेना उचित है। मनु की यह षाड्गुण्य नीति यथार्थ तथा वास्तविक है, न कि कोरी स्वप्न लोकीय। मनु की यह षाड्गुण्य नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम से कम
अधिक रूप में इस पर आचरण करते रहते हैं। उपाय का आशय वह साधन या तरीका जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। अन्य भारतीय आचार्यों की भांति मनु ने भी 4 उपायों का विधान प्रस्तुत किया है। साम, दाम, दंड और भेद। साम का अर्थ प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। यह नीति सामान्यतया निर्बल विपक्षी के प्रसंग में ही अपनाई जाती है। दाम, प्रतिपक्षी को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहलाता है। भेद का अर्थ फूट डालना और मनु का विचार यह है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध शत्रु अथवा युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती हो, उसके प्रति भेद की नीति को अपनाया जाना चाहिए। भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से ही किया जा सकता है। दंड का अर्थ युद्ध और मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य 3 उपाय साम, दाम और भेद सार्थक सिद्ध ना हो। दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव इसलिए दिया गया है कि इस उपाय को अपनाने में स्वयं राजा को क्षति उठानी होती है। मनु का विचार है कि राजा साम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है। पर कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है, अतः जब आवश्यक हो तो निशंक होकर युद्ध का आशय लिया जाना चाहिए। युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य लाभ और सामने लड़ते हुए मरने से स्वर्ग लाभ प्राप्त होता है। अतः राजा को आवश्यक होने पर युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, किंतु यदि निश्चित रूप से पराजय की आशंका हो तो युद्ध क्षेत्र से हटकर आत्मरक्षा अवश्य करनी चाहिए। विजय की लालसा रखने वाले राजा को पूरी सैनिक तैयारी के बाद दूसरे राज्य पर ही आक्रमण करना चाहिए। उसके द्वारा कोष, रसद और कूटनीतिक उपायों का भी पूरा प्रबंध कर लिया जाना चाहिए। मनु के अनुसार विजेता राजा पराजित राजा के प्रति सहृदयता का व्यवहार का भाव रखे और पराजित राज्य के लोगों के धर्म, रीति रिवाज, मर्यादाओं एवं परंपराओं का भी सम्मान करे। पराजित राज्य की जनता को आघात पहुंचाने वाला कोई भी कार्य उसे नहीं किया जाना चाहिए। परराष्ट्र नीति एवं राजन्याय के व्यवहारिक स्वरूप। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है। दूत व्यवस्था। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार बहुत कुछ सीमा तक दूत ही होते हैं। मनु का कथन है कि दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और शत्रुओं के बीच विग्रह करा सकता है। दूत की योग्यताओं के प्रसंग में मनु ने लिखा है, उसे शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, इंगित, आकार और चेष्टा को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदयता, चातुर्य एवं कुलीनता आदि योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। उसमें प्रबल ईमानदारी तथा राज्य एवं राजा के प्रति गहरी निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, उनकी शक्ति तथा दुर्बलताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने राजा तक पहुंचाता है। गुप्तचरों का यह भी कार्य होता है कि वह अपने राज्य में कार्य कर रहे अन्य राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाए तथा उनकी गतिविधियों के बारे में राजा को सूचित करे। गुप्तचरों का कार्य निश्चित रूप से कठिन और बहुत ही कष्टप्रद होता है। इस प्रकार मनु के युद्ध नीति संबंधी विचार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आचार्यों में प्रमुख स्थान दिलाने में समर्थ हैं। आज अध्ययन का विषय